अपने यूट्यूब चैनल दक्ष कॉम्पिटिशन क्लासेस पर। और कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, ज़बरदस्त जिंदाबाद और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता चल चुका है कि रेलवे आरपीएफ में वैकेंसी आ चुकी है, एएलपी का पेपर भी आपका है और ग्रुप डी की बात भी आप सुन रहे हैं कि ग्रुप डी की वैकेंसी भी आने वाली है। तो रेलवे को इम्पोर्टेंट समझ के क्वेश्चन में आपके लिए कुछ साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। प्रीवियस क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए थे रेलवे के, वो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आप इन प्रश्नों को जरूर पढ़ेंगे और अंत तक जरूर देखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको निश्चित सफलता मिले तो आप इन प्रश्नों को जरूर देखना। आपकी सफलता हमारी सफलता है। क्वेश्चन अगर आप लोग पढ़ते हैं तो जो आपकी सफलता रहेगी वही हमारी सफलता रहेगी, अगर आप तैयारी करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखेंगे और अपनी तैयारी को अच्छा करेंगे, क्योंकि ये देखना आपका फर्ज बनता है कि कौन कौन से प्रश्न अब तक रेलवे ने पूछे हैं। और स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आप सभी प्रश्नों को जितने वीडियो में आपको प्रोवाइड कराऊंगा आप ए टू जेड क्वेश्चन को देखें करेंगे और अच्छे से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। रेलवे ग्रुप डी, एएलपी, आरपीएफ के लिए वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है, रट लेने। एक भी प्रश्न इतने बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन। अगर रोज के हम 50 या 30 प्रश्न भी रोज के करेंगे तो जब तक हमारा पेपर होगा तो हमारा पूरा सामान्य विज्ञान पूरा कंप्लीट हो जाएगा। साइंस का पोर्शन हम पूरा कंप्लीट कर देंगे। जब तक क्वेश्चन अगर आप रोज रेगुलर पढ़ते हैं तभी जाके पोर्शन पूरा हो पाएगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। आज के पहले प्रश्न थे और आज का पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। और आज का पहला प्रश्न आपके सामने है कि बताइए कि गैसों को तरल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो गैस को तरल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विकिरण कहते हैं, उत्सादन कहते हैं, संघनन कहते हैं या बाष्पीकरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर आप कमेंट करके बताएं मुझे, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर। तो गैस को तरल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा संघनन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले प्रश्न पर हम आ गए हैं। एड्स नहीं फैलता है सेक्स करने से, संक्रामित सुई का प्रयोग करने से, संक्रामित मरीज का खून चढ़ाने से या बातचीत करने और मरीज को। ठीक है क्वेश्चन, तो बातचीत करने और मरीज को, ठीक है, मरीज से बातचीत करने में, ठीक है। एड्स नहीं फैलता है ये पूछा है। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर आप मुझे बताएंगे क्या होने वाला है। तो एड्स नहीं फैलता सेक्स करने से, पहला ऑप्शन है। दूसरा है संक्रामित सुई का प्रयोग करने से। तीसरा है संक्रामित मरीज का खून चढ़ाने से या बातचीत करने से। तो इसका सही आंसर होगा कि मरीज से बातचीत करने से कभी भी एड्स नहीं फैलता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बाकी ऊपर की जो तीनों ऑप्शन है उससे हमारा एड्स फैल सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, दूसरे प्रश्न का सही आंसर डी ऑप्शन हो चुका है। नेक्स्ट, तीसरे प्रश्न पर हम आ गए हैं और तीसरा प्रश्न आपके सामने है कि सामान्य तापमान स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो समान तापमान स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? समलवण कहते हैं, समताप रेखा कहते हैं, समधूप कहते हैं या समवर्षा कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर मुझे बताएंगे कमेंट में कि क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर। तो समान तापमान स्थानों को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं समताप रेखा। ऑप्शन ऐसे ही एक एक प्रश्न को देखते रहिए, बस यही आपके लिए बहुत बड़ा उपहार होगा कि अगर आप इन प्रश्नों को सभी को याद कर लेते हैं और उसके बाद में जब अगर पेपर देने जाएंगे आरपीएफ का या रेलवे एएलपी का तो आपको इसमें से ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। ऑप्शन अगर आप पढ़िए बेझिझक होगा, ठीक है। विश्वास के साथ पढ़ते रहिए। ऑप्शन हर चीज़ यहीं से प्रोवाइड करा दूंगा आपको मैं, क्योंकि मैं भी आपके लिए वही प्रश्न लेकर आता हूँ जो कि एग्जामों में पूछे जाते हैं। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप पेपर डालिए गूगल पे या कहीं भी और आरआरबी में देखिए 2007 में प्रश्न देखने को जरूर मिला होगा आपको, तो आप चेक कर सकते हैं अगर विश्वास नहीं है तो। नहीं तो विश्वास है तो पढ़ते रहिए और अच्छे से अपनी तैयारी को करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि आंखों की रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा, सीधा खड़ा और वास्तविक, आभासी और सीधा खड़ा, या बढ़ा हुआ या वास्तविक। क्वेश्चन नंबर 4 पर हम आ गए हैं कि आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, ये पूछा है कि आंख की रेटिना बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर होने वाला है, वेरी गुड ऑप्शन आपने कमेंट किया, बहुत बढ़िया। तो इसका सही आंसर होगा वास्तविक और उल्टा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ऑप्शन बस कमेंट करने की तो आदत बनी हुई है ऑप्शन की, कमेंट करिए, बट आप देखते रहें। अगर आपको कोई प्रश्न जल्दी आता है तो मुझसे जल्दी बता सकते हैं कमेंट में, ठीक है। नदी के बहते पानी में ऊर्जा होती है गुरुत्वाकर्षण, स्थितिज, विद्युतीय, गतिज। एक बार कमेंट में जरूर बता दें कि क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर कि नदी में बहते हुए पानी की ऊर्जा होती है, तो इसका सही आंसर जो होने वाला है वो है गतिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, गतिज ऊर्जा होती है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए हैं सिफिलिस
सिफिलिस लैंगिक संबंध से होने वाला गुप्त रोग है, वह किससे होता है? वायरस से, बैक्टीरिया से, प्रोटोजुआ से या फंगस से? कितना अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सिफिलिस लैंगिक संबंध से होने वाला गुप्त रोग है, वह किससे होता है? तो इसका सही आंसर जो होने वाला है, तो आप लोग सभी जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया से फैलता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा बैक्टीरिया से। क्वेश्चन नंबर 7 है डिप्थीरिया रोग से कौन सा ग्रस्त होता है? आंखें, गला, यकृत या अग्नाशय? तो बताएंगे डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग ग्रस्त होता है? तो ये पूछा है, अच्छा प्रश्न है। डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग ग्रस्त होता है? क्वेश्चन नंबर 7 पर हम आ गए हैं। इसका सही आंसर आप लोग जानते हैं कि डिप्थीरिया रोग से जो ग्रस्त अंग होता है वो गला है। क्या नाम है? क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर होगा वो होगा गला। तो इसका सही आंसर गला हो जाएगा। क्वेश्चन तो पढ़ते रहें, ऐसे ही अच्छे अच्छे प्रश्न आपको देखने को मिलते रहेंगे क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर। क्वेश्चन नंबर 8 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है एक भारतीय हाथी के बच्चे का वजन कितना होता है? 250 से 300 किलोग्राम, 300 से 400 किलोग्राम, 100 से 150 किलोग्राम या 1000 किलोग्राम से अधिक? तो एक भारतीय हाथी के बच्चे का वजन कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 8 वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो एक भारतीय हाथी के बच्चे का जब वजन होता है वो होता है 100 से 150 किलोग्राम। तो ध्यान रखेंगे 1 कुंटल से 1.5 कुंटल होता है क्वेश्चन, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो एक भारतीय हाथी के बच्चे का जो वजन होता है वो कितना होता है? 100 किलोग्राम से 150 किलोग्राम तक होता है क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 9 पर अब आ गए हैं कि आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? नियोन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड? तो इसका सही जो आंसर होने वाला है वो क्या हो जाएगा क्वेश्चन? इसका सही आंसर हो जाएगा कि आग बुझाने वाली गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है क्वेश्चन। अपने क्वेश्चन को मिलाते रहेंगे, अपनी कॉपी पर आंसर लिखते रहेंगे, बताएंगे मुझे कमेंट में बाद में कि आपकी इसमें से कितने प्रश्न सही गए हैं। जब ध्वनि तरंग चलती है तो ये अपने साथ ले जाती है द्रव्यमान, ध्वनि, ऊर्जा, विभवांतर। तो देखो नीचे भी लिख रखा मैंने कि फॉर आपकी सक्सेस रेलवे ग्रुप डी, एलपी, आरपीएफ, आपकी सफलता हमारी सफलता। क्वेश्चन 10वां पर हम आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का क्या आंसर होने वाला है कि जब ध्वनि तरंगे चलती हैं तो ये अपने साथ ले जाती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्रव्यमान, ध्वनि या ऊर्जा। ऊर्जा हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 पर हम आ गए हैं कि कांच में प्रकाश का वेग कितना होता है? तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 2 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकंड या 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड या 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो कांच में प्रकाश का वेग कितना होता है ये पूछा है क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर जो होने वाला है, तो इसका सही आंसर है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसका सही आंसर होगा कि कांच में प्रकाश का जो वेग होता है वो होता है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो ध्यान रखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर ये ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि ध्वनि की गति अधिकतम कहाँ होती है? पानी में, वायु में, इस्पात में, निर्वात में? क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर होने वाला है कि ध्वनि की गति अधिकतम कहाँ होती है। क्वेश्चन नंबर 12 पर हम आ गए हैं। पानी में होती है, वायु में होती है, इस्पात में होती है, निर्वात में होती है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर होगा कि ध्वनि की गति अधिकतम कहाँ होती है, तो इस्पात में होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सी है? अल्फा किरणें हैं, बीटा किरणें हैं, गामा हैं या पराबैंगनी किरणें हैं? तो एक बार सही आंसर देख लेंगे और बता देंगे मुझे कि कमेंट में कि इसका सही आंसर अगर आप जानते हैं कि मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सी है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर आपने अपनी कॉपी पर लिख लिया होगा क्वेश्चन। अगर आप अपने आंसर लगा रहे हैं तो अपनी कॉपी पर जरूर लगाएं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर है गामा किरणें। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा गामा किरणें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 पर हम आ गए हैं। निम्न में से कौन शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में काम करता है? लाल रक्तकण, श्वेत रक्तकण, प्लाज्मा, मज्जा? तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर कि कौन सा शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली में काम करता है। क्वेश्चन नंबर 14 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या हो सकता है? तो कौन शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली में काम करता है? तो इसका सही आंसर है श्वेत रक्तकण। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा श्वेत रक्तकण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन सा रंग प्राथमिक रंग नहीं है? नीला, हरा, लाल, काला? कौन सा ऐसा रंग है जो प्राथमिक रंग नहीं है? तो आप सभी स्टूडेंट जानते हैं इसके बारे में। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? काला। नीला, हरा, लाल ये सभी हमारे प्राथमिक रंग होते हैं, बट काला हमारा प्राथमिक रंग नहीं है। तो ध्यान रखेंगे, अच्छा प्रश्न था, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 16 पर आ गए हैं कि प्राणियों के संरचना के बारे में किस में अध्ययन किया जाता है, एंटोमी, जीमोलॉजी, इकोलॉजी या जेनेटिक्स। तो प्राणियों की संरचना के बारे में किस में अध्ययन किया जाता है ये पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या हो सकता है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर कि प्राणियों के संरचना के बारे में जो सबसे अध्ययन है वो है एनाटोमी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है एनाटोमी। फास्जीन का रासायनिक नाम क्या है, फास्फीन, कार्बोनिल क्लोराइड या फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। तो फास्जीन का रासायनिक नाम पूछा है। क्वेश्चन नंबर 17 पर हम आ गए हैं कि फास्जीन का रासायनिक नाम क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा कार्बोनिल क्लोराइड। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा कार्बोनिल क्लोराइड। अस्थि में अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं, डेंडन, मांसपेशी, स्नायु या लिगामेंट। तो अस्थि से अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं, इसका सही आंसर जो होने वाला है वो है लिगामेंट कहते हैं, कि अस्थि के से अस्थि के जोड़ को लिगामेंट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका आंसर का 18 का जो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, क्या बोलते हैं, लिगामेंट बोलते हैं। रेलगाड़ी को खींचते समय बैलों के द्वारा किस तरह का बल लगाया जाता है। तो बैलगाड़ी को खींचते समय बैलों के द्वारा जो बल लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं, यांत्रिक बल कहते हैं, पेशीय बल कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं या चुंबकीय बल कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर होगा वो होगा पेशीय बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पेशीय बल। तो बैलगाड़ी को खींचते समय बैलों के द्वारा किस तरह का बल लगाया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा पेशीय बल। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ गए हैं कि किस विधि के द्वारा समुद्र जल से नमक प्राप्त किया जाता है, छनन विधि, निर्धारण विधि या बाष्पन विधि या इनमें से कोई नहीं, कोई सी भी विधि नहीं। तो बताएंगे कि किस विधि के द्वारा समुद्र जल से नमक प्राप्त किया जाता है। अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। आप लोग अगर नहीं जानते इसका आंसर तो जरूर नोट कर लेना, ठीक है। एक भी प्रश्न स्किप नहीं होना चाहिए ऑप्शन आप लोगों से, क्योंकि आप चाहते हैं कि हमारी जॉब लगे, तो इसी बार आपकी जॉब लगेगी इंशाल्लाह, आप लोग तैयारी करते रहें। तो इसका सही आंसर होगा कि बाष्पन विधि द्वारा समुद्र जल प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पर हम आ गए हैं कि कुनैन पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है, पत्तियों से, फलों से, जड़ से, तने की छाल से। तो कुनैन पौधों के किस भाग से प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर आप मुझे बताएं। तो कुनैन जो पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है, इसका सही आंसर है तने की छाल से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, तने की छाल से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। जीन परिवर्तन यानी कि जेनेटिक माउंटेशन किस में होता है, डीएनए में, आरएनए में, क्रोमोसोम्स में या राइबोसोम्स में। तो जीन परिवर्तन एक बार सही आंसर क्या होने वाला है देखते रहें। तो क्वेश्चन नंबर 22 पर हम आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर होगा कि जीन परिवर्तन किस में होता है, तो डीएनए में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है। अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन। कुछ ही दिनों बाद आपको हमारी रीडिंग की भी वीडियो मिलने शुरू हो जाएंगी, क्योंकि कुछ परेशानी के चलते मोबाइल में कुछ खराबी आ गई है जिसमें हमारी वीडियो थी, ठीक है क्वेश्चन। तो इस वजह से वो वीडियो हमारी अभी नहीं निकल पा रही हैं, नहीं तो आपको रोज़ वीडियो प्रोवाइड होती रीजनिंग की भी। बहुत सारी वीडियो हमारी अभी ऐसी हैं जो हमारी रिकॉर्डेड है, मगर मोबाइल में से नहीं निकल पा रही हैं, मोबाइल में कुछ खराबी के कारण, ठीक है बच्चों। तो इस वजह से आपको रीजनिंग की वीडियो मिलने में कुछ टाइम लग जाएगा, 4 से 5 दिन। तो आप लोग जब तक अपने साइंस की क्लासें पढ़ा करें अच्छे से और अपने दोस्तों को भी शेयर किया करें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, औरों को भी शेयर किया करें। अगर अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्तों को भी वीडियो शेयर करें जिनने ALP का फॉर्म भरा है या टेक्नीशियन का फॉर्म भरा है या आप RPF की तैयारी कर रहे हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हैं एग्जाम में आने वाली मैं आपको सभी प्रोवाइड कराऊंगा अपने यूट्यूब चैनल दक्ष कॉम्पिटिशन क्लासेस पर। इससे पहले हमारी 16 क्लासें पढ़ी हैं 10-10, 12-12 मिनट की, एक रोज़ एक टॉपिक क्लियर कराया मैंने उसमें। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर हमारी रीजनिंग की सभी वीडियो क्लियर कर सकते हैं। जो टॉपिक आपसे नहीं आता मुझे बता सकते हैं कि कौन सा टॉपिक आपसे नहीं आता है, वो मैं आपके लिए बहुत जल्द आपके लिए लेकर आऊँगा, ठीक है क्वेश्चन। तो ज़रूर आप मुझे बताएं कि कौन सा टॉपिक आपसे नहीं आता है, ठीक है। चलिए, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 आ गया है कि क्वेश्चन नंबर 23 है, तो सोडियम को जल में डालने से कौन सी गैस निकलती है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर है हाइड्रोजन गैस निकलती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है।
पैंक्रियाज से क्या स्रावित होता है? इंसुलिन, विटामिन ए, वाइल जूस या इनमें से कोई नहीं। तो पैंक्रियाज से क्या स्रावित होता है? क्वेश्चन नंबर 24 पर हम आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर है इंसुलिन स्रावित होता है, ऑप्शन नंबर ए। कच्चे सेब में कौन सा एसिड पाई जाती है? लैक्टिक एसिड, मैलिक एसिड, टैनिक एसिड या यूरिक एसिड। तो कच्चे सेब में कौन सी एसिड पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 25 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर है मैलिक एसिड पाई जाती है। कौन सी एसिड पाई जाती है? मैलिक एसिड। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन अच्छा प्रश्न था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, कंजेक्टिव वाइट्स। कंजेक्टिव वाइट का संबंध है यकृत से, आंख से, चमड़े से, कान से। क्वेश्चन नंबर 26 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर बताएंगे कि कंजेक्टिव वाइट्स का संबंध किससे है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर आपने कमेंट किया आंख से है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है आंख से। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा है? रेनिन है, पेप्सिन है, रेजिन है या सिट्रेट है। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 27 पर हम आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर मुझे कमेंट में बताएं कि दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर आपने कमेंट किया, बताया है मुझे। तो रेनिन इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन क्या होगा? रेनिन। क्वेश्चन नंबर 28 पर आ गए हैं। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? अपवर्तन, विकिरण, व्यक्तीकरण या पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर बताएंगे कि प्रकाश तंतु के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर बताया आपने पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करते हैं। अच्छा प्रश्न था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? रक्त अम्लीय होता है, पित्त रस का श्राव यकृत द्वारा होता है, अमाशय रस में HCl होता है और पित्त रस क्षारीय होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये पूछा है। क्वेश्चन 29 पर हम आ गए हैं। तो क्वेश्चन 29 का सही आंसर जो होने वाला है वो है रक्त अम्लीय होता है। इसका सही आंसर होगा रक्त अम्लीय होता है। परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? एवोगैड्रो, डाल्टन है, न्यूटन है, पास्कल है। तो कौन सा सही आंसर हो जाएगा? तो बताएंगे सभी स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सही आंसर हो जाएगा, पदार्थ की परमाणु सिद्धांत का किसने प्रतिपादन किया था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा डाल्टन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी होगा पहले प्रश्न का सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पहले प्रश्न का सही आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं। रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाता है क्योंकि। देखो पहले प्रश्न का ऑप्शन ए था, यहाँ पर दिखा रहा है आपको, बी था यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। तो हर अगले प्रश्न पर आपको पिछले प्रश्न का आंसर दिखाई देगा, ये भी ध्यान रखना। तो रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाता है क्यों? इसमें न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय होते हैं, इसके न्यून तापमान पर रोगाणु मर जाते हैं, इसके न्यून तापमान पर रोगाणु जम जाते हैं, यह खाद्य पदार्थों को रोगाणु रहित कर देता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आ गए हैं हम। तो रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाता है क्यों? क्योंकि इसका सही आंसर जो होने वाला है वो है ए ऑप्शन, क्योंकि इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन, तो आप लोग सभी जानते हैं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर होने वाला है, इस प्रश्न का जो सही आंसर होने वाला है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो रेफ्रिजरेटर होगा इसके न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय होते हैं। तो ध्यान रखना है, न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी जो है वो निष्क्रिय होते हैं। अगर हमारा टेम्परेचर ऐसा है, जो तापमान न्यून है उसका, यानी कि किसी चीज़ को गर्म नहीं करता है तापमान, तो ठंडा रहता है, तो वहाँ पर जो फफूंदी है और जो जीवाणु हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाता है क्यों? क्योंकि इसमें न्यून तापमान पर, जो न्यून तापमान होता है, गर्मी कम लगती है उसके अंदर, तो उसमें न्यून तापमान हो जाता है, कोई भी चीज़ को रखने पर उसका तापमान घट जाता है, तो अब वहाँ पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय हो जाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा प्रश्न था, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था स्टूडेंट, ऐसे ही बने रहें और देखते रहें। आज के इस वीडियो में हम आपको 25 प्रश्न प्रोवाइड कराने वाले हैं, कुछ ही पल में आपके सामने सभी प्रश्न होंगे। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन कब हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 3 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन कब हुआ था, पहली बार विभाजन। तो क्वेश्चन नंबर 3 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही कंपलसरी प्रश्न है। तो इसका आंसर सभी बच्चे कमेंट में बताएंगे मुझे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या होगा? 1969 में हुआ, 1956 में हुआ, 1971, 1973। क्या हो जाएगा सही आंसर? एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर जो होने वाला है वो हो जाएगा 1969 में हुआ था, 1969 में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे 1969 में इसका जो पहला विभाजन हुआ था राष्ट्रीय कांग्रेस का, वो हुआ था 1969 में। ठीक है, इसका प्रश्न का सही आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आ गए हैं कि संविधान में हमारे राष्ट्रीय का उल्लेख किन नाम या नामों से किया गया है। तो ध्यान रखना है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नाम या नामों से किया गया है। भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया, भारत तथा इंडिया, केवल भारत। तो क्वेश्चन नंबर 4 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर? तो संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नाम या नामों से किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होने वाला है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर होगा भारत तथा इंडिया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा भारत तथा इंडिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, 1 गीगाबाइट में कितने बाइट होते हैं। तो 1 गीगाबाइट में कितने बाइट होते हैं। तो 10 की पावर 3 बाइट, 10 की पावर 6 बाइट, 10 की पावर 9 बाइट, 10 की पावर 12 बाइट। तो इसका सही आंसर देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। 1 गीगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? नहीं तो आपको पता है तो अपने आंसर की बना लीजिए पहले ही मुझसे, और देख लीजिए कि आपके साइंस के कितने प्रश्न सही जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि मेहनत तो करनी होगी स्टूडेंट आपको, क्योंकि ये गोल्डन चांस है आपके पास। रेलवे, एसआई और ये उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर दीजिए स्टूडेंट, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। ठीक है, अब आपके पास 2 ही महीने काफ़ी बचे हैं, मात्र 2 महीने। 2 महीनों में आपको क्या करना है वो आप जानते हैं। तो 1 गीगाबाइट में कितने बाइट होते हैं, तो इसका आंसर बताने आपको मैं बताता हूँ क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर होगा 10 की पावर 9 बाइट्स। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 1 गीगाबाइट में कितने बाइट होते हैं बाइट्स, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 की पावर 9 बाइट्स होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती। कितना अच्छा प्रश्न है ऑप्शन, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और ऊपर लिखा हुआ है कि आपकी सफलता हमारी सफलता, नीचे लिखा हुआ है फॉर आपकी सक्सेस इंपॉर्टेंट फॉर एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, आरआरबी, ग्रुप डी, एलपी, आरपीएफ। ऑप्शन सभी महत्वपूर्ण पीडीएफ है, बहुत ही महत्वपूर्ण पीडीएफ है। जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं अब तक, वही प्रश्न आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। और पिछले एक आंसर का क्वेश्चन का आंसर ये दिखा रहा है आपको गुड्डा, तो ध्यान रखें। 5 पे का सी हमने आंसर लगाया था, तो सी ही आंसर दिखा रहा है। ठीक है, हर पिछले प्रश्न का आंसर अगले प्रश्न में दिखाएगा क्वेश्चन, ध्यान रखना। तो पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती, ये पूछा है। तो क्या होगा इसका सही आंसर? एक बार इसका सही आंसर कमेंट कर दें, मुझे बता दें कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर सी, तो उनका सही ऑप्शन है कि उनके फेफड़े बहुत बड़े होते हैं, वे निष्क्रियता के साथ उड़ते हैं, उनमें अतिरिक्त वायु कोश होते हैं, या वे कम ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर जो होने वाला है ऑप्शन, ध्यान से सुनिए, उनका सही आंसर जो हो जाएगा कि पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों महसूस नहीं होती है, क्योंकि उनमें अतिरिक्त वायु यानी एयर सार्स होते हैं, एयर कोश होते हैं। ध्यान रखना ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा कि उनमें अतिरिक्त वायु कोश होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति को क्या है। तो लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति क्या है? 1/6, 1/8, 1/5, 1/10। तो क्वेश्चन नंबर 7 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ कि लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति क्या है। गणपूर्ति कोरम जिसे बोलते हैं कोरम, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1/10। क्या हो जाएगा? 1/10 इसका सही आंसर होगा ऑप्शन। गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? गुरु अंगद, गुरु अर्जुन, गुरु रामदास या गुरु गोविंद सिंह। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ गए हैं। सभी जितने भी मेरे माय डियर स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ऐसे ही बने रहें नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए। ठीक है, अगर आप बेल आइकन प्रेस कर लेते हैं तो आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, जो महत्वपूर्ण वीडियो होती है वो आपसे छूट ना जाए। तो इसलिए आप नोटिफिकेशन ऑन करके रखें उस टाइम, जो भी नोटिफिकेशन आपको मिलेगा वीडियो का वही आपको देखना है। ठीक है ऑप्शन, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जब तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से तैयारी कर ली जाए ऑप्शन, बहुत अच्छे से तैयारी कर ली जाए। ठीक है, क्योंकि ये बार बार मौके नहीं मिलते हैं, एक बार मेहनत कर लेंगे और अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे तो हमें हो सकता है कि हमारा सक्सेस हो जाए। तो गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन है? गुरु अंगद है, गुरु अर्जुन है, गुरु रामदास है, गुरु गोविंद है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर होने वाला है वो है गुरु अंगद। तो गुरु अंगद हो जाएगा। गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन है? तो गुरु अंगद है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होने वाला है।
रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? कितना अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? अबुल फजल बदायूं या अब्दुल लतीफ़ या ईश्वर दास? बताएंगे क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर कि रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था। क्वेश्चन नंबर 9 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर मुझे कमेंट में बताएंगे बच्चों, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर कि रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था। अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर होने वाला है बदायूं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बदायूं। तो ध्यान रखना है कि रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था, तो बदायूं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे है, निम्नलिखित में से द्रवों में से कौन से द्रव का वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है? तो निम्नलिखित द्रवों में से कौन से द्रव का वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है? अल्कोहल, मिट्टी का तेल, जल, पेट्रोल। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। अच्छे प्रश्न है, ऑप्शन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वही प्रश्न है। तो बताएंगे इसका आंसर कमेंट में, अगर आप जानते हैं मुझसे पहले या अपनी कॉपी पे लिख लेंगे क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। बाद में मुझे बता देंगे कमेंट में कि सर 25 में से इतने मेरे प्रश्न सही गए हैं। तो निम्नलिखित द्रवों में से कौन से द्रव का वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है, ये पूछा है। तो अल्कोहल है, मिट्टी का तेल है, जल है, पेट्रोल है। तो इसका सही आंसर जो होने वाला है, तो आप लोग जानते हैं अल्कोहल हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए, अल्कोहल। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ? 1970 में, 1972, 71, 73। तो बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ? अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपसे पूछा गया है कि बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 11 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर बताएं कि बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ। तो इसका सही आंसर जो होने वाला है वो हो जाएगा 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ। कब हुआ था? 1971 में हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1971 में हुआ। निम्नलिखित में से किसे ब्राउजर पेपर कहा जाता है? ब्राउन पेपर, कपास को, चाय को, रबड़ को, जूट को। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ गए हैं। निम्नलिखित में किसे ब्राउन पेपर कहा जाता है? अच्छा प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन कि बताएंगे एक बार कि ऐसा कौन सा पेपर है जिसे ब्राउन पेपर कहा जाता है? कपास है, चाय है, रबड़ है, जूट है। तो बताओ एक बार कमेंट में सही आंसर, या अपनी कॉपी पर लिख लीजिए अपना आंसर। क्या आपके दिमाग में क्या चल रहा है इसका सही आंसर? देखते हैं कि आपका आंसर सही जाता है या नहीं। तो ब्राउन पेपर किसे कहा जाता है? तो मैं बताता हूँ, जूट को कहा जाता है ऑप्शन। अगर आपने इसका आंसर जूट सोचा था तो आपका आंसर बिल्कुल गजब है, बहुत अच्छा है ऑप्शन। तो ब्राउन पेपर किसे कहा जाता है? तो जूट को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, जूट। मालोटोब कोकलेट क्या है? इसे बोलते हैं मोलोटोब। क्या बोलते हैं? मोलोटोब कॉकटेल। कॉकटेल क्या है? कॉकटेल क्या है? ये पूछा, परिषद है, ग्रेनेड है, पेय है, पेट बैठक है। तो मोलोटोब कॉकटेल क्या है, ये पूछा है। अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 13, अगर आपने पहले से पढ़ा है तो जरूर इसका आंसर अपनी नज़रों में सोच ले क्या हो जाएगा। आपकी सफलता हमारी सफलता है। क्वेश्चन नंबर 13 पर हम आ गए हैं। तो मोलोटोव कॉकटेल क्या है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर होने वाला है तो वो हो जाएगा ग्रेनेड है। क्या है? ग्रेनेड। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है ग्रेनेड है। जुलाई 1950 में अधिक पेड़ उगाओ अभियान का उद्घाटन किसने किया था? कितना अच्छा प्रश्न ऑप्शन। ये ऐसे ऐसे प्रश्न तो आपको याद रखने के हैं। अगर आपने अभी भी ये प्रश्न नहीं पढ़े हैं तो एक बार जरूर पढ़ लें। जुलाई 1950 में अधिक पेड़ उगाओ अभियान का उद्घाटन किसने किया? कितना अच्छा प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ऑप्शन। अगर आप इसका प्रश्न का सही आंसर जानते हैं तो अपनी नज़रों में जरूर सोच लें क्या हो जाएगा, फिर देखें कि मैं इसका आंसर सही आंसर क्या बताने वाला हूँ। तो जुलाई 1950 में अधिक पेड़ उगाओ अभियान का उद्घाटन किसने किया था? के.एम. मुंशी, विनोबा भावे, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ठीक है ऑप्शन तो बताना है इसका सही आंसर क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 पर हम आ गए हैं। तो जुलाई 1950 में अधिक पेड़ उगाओ अभियान का उद्घाटन जो किया था वो किया था के.एम. मुंशी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर, के.एम. मुंशी। तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? के.एम. मुंशी ने 1950 में अधिक पेड़ उगाओ अभियान का उद्घाटन किया था। ठीक है ऑप्शन। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आ गए हैं। अगर आपने अभी भी मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ सभी लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर मेरे चैनल पर कोई भी न्यू है, अगर आपने आज ही विजिट किया है मेरे चैनल पर तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। नेक्स्ट अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, दूध को मथने से क्रीम को अलग हो जाने को क्या कहते हैं? तो क्या कारण है ये पूछा है। गुरुत्वीय बल है, अभिकेंद्र बल है, अपकेंद्र बल है, घर्षण बल है। ऑप्शन ये प्रश्न कई बार आया है, मैं गारंटी लेता हूँ 100% ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है।
तो स्टूडेंट आपको ही पता है कि 100% ये प्रश्न कई बार पूछा गया है और आता भी है, ऐसे प्रश्न हैं स्टूडेंट। जितने ही प्रश्न मैं आपको पढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट, इस पर लिखा हुआ है कि किस किस एग्जाम में ये प्रश्न पूछे गए हैं, तो झूठ नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि ये यूट्यूब पर वीडियो चल रही है स्टूडेंट, ठीक है। कोई भी बता देगा कि सर ये प्रश्न तो नहीं आए हैं, तो इसलिए झूठ बोलना यहाँ पे मुमकिन नहीं है, तो ध्यान रखेंगे स्टूडेंट। तो ये प्रश्न ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं स्टूडेंट, तो इन्हें जरूर पढ़ना। तो दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने को क्या कारण है, ये पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 15 पर आ गए हम। गुरुत्वीय बल है, अभिकेंद्र बल है, अपकेंद्र बल है या घर्षण बल है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर जगह वो जाएगा अपकेंद्र बल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर जाएगा अपकेंद्र बल, इसका सही आंसर होगा। तो दूध को मथने से क्रीम को अलग हो जाने का कारण क्या है, अपकेंद्र बल है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 5वीं बौद्ध संगीति के आयोजन किसके समय में हुआ था। कितना अच्छा प्रश्न है, इसका आंसर सभी बच्चे बताएंगे। अपनी नज़रों में सोचेंगे, नहीं बता पाएंगे तो सोचना जरूर है आपको। क्या हो जाएगा, 5वीं बौद्ध संगीति का आयोजन किसके समय में हुआ था। अजातशत्रु है, कालाशोक है, अशोक है, कनिष्क है, हर्ष है। 5 ऑप्शन दिए हैं इस प्रश्न के, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 है कि 5वीं बौद्ध संगीति का आयोजन किसके समय में हुआ था। कुछ बच्चे तो अभी भी ऐसे होंगे ऑप्शन जो पेपर से 1 महीने पहले ही पढ़ेंगे, तो उनके 6 महीने मिलने का फ़ायदा क्या होगा ऑप्शन, ये बताइए आप। तो वक्त है ऑप्शन, अभी से तैयारी कर ली जाए, मैं तो यही कहूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी अशोक। ध्यान रखना, 5वीं बौद्ध संगीति का आयोजन किसके समय में हुआ था, तो अशोक हो जाएगा इसका सही आंसर। तो ध्यान रखना है, अच्छा प्रश्न था, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं। भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है। तो भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जानते हैं, सीनेट, राज्यसभा, हाउस ऑफ लॉर्ड या विधानसभा। तो कितना अच्छा प्रश्न है स्टूडेंट, अगर आप इसका आंसर नहीं जानते थे तो आज जान जाएंगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जानते हैं, सीनेट, राज्यसभा, हाउस ऑफ लॉर्ड या विधानसभा। तो इसका आंसर आप सभी लोग अपने दिमाग में सोच लें अच्छे से और फिर इसको तैयार कर लें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर होने वाला है उसको कहते हैं राज्यसभा। तो भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जानते हैं, तो राज्यसभा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध को किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध को किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो E बराबर 1/2 mv², E बराबर mc², E बराबर mgh, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 18 पर आ गई हैं। आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध को किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ गए हैं, बताएंगे एक बार इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन वो हो जाएगा E बराबर mc²। क्या हो जाएगा, E बराबर mc², इसका सही आंसर होगा। तो E बराबर mc²। तो आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध को किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो आप सभी लोग जानते हैं E बराबर mc² द्वारा समीकृत किया जाता है, ठीक है। ध्यान रखना, अच्छा प्रश्न था, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर बी ऑप्शन होगा, ध्यान रखना है क्वेश्चन। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आ गए हैं। एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है। नेपाल है, बहरीन है, ताइवान है, मालदीव है। तो बताएंगे एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है। अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 19 पर हम आ गए हैं, बताएंगे क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर। एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 19 पर हम आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर जो होने वाला है वो हो जाएगा मालदीव है। तो एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है, मालदीव है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, मालदीव। डोलड्रम कटिबंध कहाँ स्थित है, भूमध्य रेखा के निकट, ध्रुवीय क्षेत्र के निकट, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर। तो डोलड्रम कटिबंध कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है, एक बार कमेंट में जरूर बताएं कि डोलड्रम कटिबंध कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ गए हैं कि डोलड्रम कटिबंध कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा के निकट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। डोलड्रम कटिबंध कहाँ स्थित है, भूमध्य रेखा के निकट। अंधकारम्य महाद्वीप किसे कहा जाता है, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका। तो अंधकारम्य महाद्वीप किसे कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 21 पर आ गए हैं। तो अफ्रीका को कहा जाता है, एशिया को कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है या
उत्तरी दक्षिण अमेरिका को कहा जाता है। तो अंधकारम्य, एक बार सोच लेंगे इसका सही आंसर ऑप्शन, देखेंगे अपनी नज़रों में कि क्या हो सकता है इसका सही आंसर। अगर आपको पता है तो अपने आंसर की बना कर रखें, लास्ट में ज़रूर बता के जाएँ कि आपका स्कोर कितना रहा। तो अंधकारम्य महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर जो होने वाला है वो हो जाएगा एशिया को कहा जाता है अंधकारम्य महाद्वीप। नेक्स्ट, नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध है? बाजीराव प्रथम, बाजीराव बालाजी विश्वनाथ या माधवराव। तो नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर क्या होने वाला है? तो एक बार जरूर बताएंगे क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर। नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? ये अच्छा प्रश्न पूछा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है ऑप्शन, तो बताइए। तो इसका सही आंसर अपनी नज़रों में सोच लें क्वेश्चन कि क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर जो होने वाला है वो हो जाएगा बालाजी बाजीराव। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा बालाजी बाजीराव। शेरशाह की मृत्यु कहाँ लड़ते हुए हुई थी? तो चौसा में, कलिंग में, कालिंजर में या इनमें से कहीं भी नहीं। तो शेरशाह की मृत्यु कहाँ लड़ते हुए हुई थी? क्वेश्चन नंबर 23 पर हम आ गए हैं। चौसा में हुई थी, कलिंग में हुई थी, कलिंजर में हुई थी, कालिंजर या इनमें से कहीं भी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर एक बार जरूर बताएंगे मुझे। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर है कलिंजर में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। हाँ, हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? कैवेंडिश, प्रेस्टले या वोयल या चार्ल्स। तो हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? क्वेश्चन नंबर 24 पर हम आ गए हैं। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर? तो हाइड्रोजन की खोज जो की गई थी वो किसके द्वारा की थी, ये पूछा है। अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्टूडेंट बताएं एक बार। तो हाइड्रोजन की खोज जो की गई थी वो कैवेंडिश के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर कैवेंडिश। एंजाइम क्या होते हैं? स्टेरॉयड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड। क्या हो जाएगा सही आंसर? एंजाइम क्या होते हैं? तो इसका सही आंसर जहाँ जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन नंबर सी है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो आपकी सफलता हमारी सफलता है ऑप्शन। तो आप लोग एक प्रश्न को देखेंगे अच्छे से और तैयारी करते रहेंगे। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम क्या था, ये पूछा है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो क्या हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले। ध्यान रखना ऑप्शन, अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न है कि नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक निम्नलिखित में से कौन था? पहला ऑप्शन है बहादुर शाह जफर, मोहम्मद शाह आलमगीर द्वितीय या शाह आलम द्वितीय। अच्छा प्रश्न पूछा है क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ऑप्शन, ठीक है। इंपॉर्टेंट फॉर आरआरबी, ग्रुप डी, एलपी, आरपीएफ एंड एसएस, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, ईटीसी एग्जाम के लिए वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक निम्न में कौन था, ये पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या होने वाला है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोहम्मद शाह। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, ठीक है ऑप्शन। नेक्स्ट, तीसरे प्रश्न पर हम आ गए हैं। तीसरा प्रश्न है कि संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, ये प्रश्न पूछा है। राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, राज्यसभा के अध्यक्ष द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर होगा वो क्या होने वाला है? तो संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, ये पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर होगा वो होगा लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ गए हैं। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन निम्न में किसके द्वारा किया गया था? तो यानी पृथ्वी शिखर सम्मेलन यानी पृथ्वी बचाओ का आयोजन निम्न में से किसके द्वारा? यूनेस्को, यूएनसीईडी, यूनिसेफ या WHO। तो बताएंगे इसका सही आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 पर हम आ गए हैं कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन यानी पृथ्वी बचाओ का आयोजन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 है उसका सही जो आंसर होने वाला है, तो आप लोग सभी जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर होगा वो क्या होने वाला है। तो सभी स्टूडेंट जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं ध्यान से देखते रहें कि क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर होगा वो क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर होगा वो वी होने वाला है, यूनाइटेड, ठीक है, UNCED। ठीक, ध्यान रखना UNCED हो जाएगा इसका सही आंसर, ध्यान रखना है। जल प्रवाह को मापने की यूनिट क्या कहलाती है? माइक्रोन में, म्यो या ओममीटर या मिलीक्यूरी या क्यूसेक। तो जल प्रवाह को मापने की यूनिट क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गए हैं।
तो जल प्रवाह को मापने की यूनिट क्या कहलाती है? अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसको क्या कहते हैं? तो आप लोग सभी जानते हैं कि जल प्रवाह को मापने की यूनिट कहलाती है क्यूसेक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, क्यूसेक कहलाती है। अगला प्रश्न पर आ गए क्वेश्चन नंबर 6, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो कार्ल वेंज ने, फ्रैंक हिटलर या थॉमस शेवरी या माइकल फेराडे। तो जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर मुझे कमेंट करके बताएंगे सभी स्टूडेंट। तो चलिए मैं बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर होगा फ्रैंक हिटलर। तो ध्यान रखना है, फ्रैंक हिटलर इसका सही आंसर होगा कि जेट इंजन का आविष्कार फ्रैंक हिटलर ने किया था। ध्यान रखना। खट्टे दूध में कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड, एसिडिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड या सिट्रिक एसिड। तो खट्टे दूध में कौन सा एसिड होता है? क्वेश्चन नंबर 7 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन, ठीक है। इसका आंसर तो आप पहले से भी जानते होंगे, तो वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। तो खट्टे दूध में कौन सा एसिड होता है? तो इसका सही आंसर आपको पता है, लैक्टिक एसिड होता है खट्टे दूध में। ऑप्शन जिन बच्चों को नहीं पता था तो आइंदा ध्यान रखना, आगे को नहीं भूल जाना, ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन वी, विटामिन डी। तो स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? क्वेश्चन नंबर 8 पर आ गए हैं। तो इसका आंसर सभी लोग जानते हैं अच्छे से कि स्कर्वी रोग, नहीं जानते हैं तो पढ़ लीजिए, विटामिन सी की कमी से होता है। तो स्कर्वी जो रोग होता है वो किसकी कमी से है? विटामिन सी। तो सभी लोग जानते हैं इसका स्रोत, एक बार बताएंगे कमेंट में कि इसके अगर इसे सही करना है विटामिन सी को तो क्या खाना होगा। एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि विटामिन सी की कमी को पूरा करने के लिए हमें क्या करना। अगला प्रश्न है रामागुंडम परियोजना कौन सी नदी पर है? कृष्णा, गोदावरी, महानदी या सतलज। तो रामागुंडम परियोजना कौन सी नदी पर है? क्वेश्चन नंबर 9 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर कृष्णा, गोदावरी, महानदी या सतलज। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होने वाला है। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं सभी अच्छे से देखते रहें, एक एक प्रश्न को, कोई भी प्रश्न स्किप नहीं होना चाहिए। तो रामागुंडा परियोजना कौन सी नदी पर है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गोदावरी नदी पर है। रामागुंडम परियोजना कौन सी नदी पर है? गोदावरी। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन, तो देखेंगे पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन कि पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय। तो पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर में है, कोलकाता में, बिलासपुर में है या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होने वाला है? तो हो जाएगा भुवनेश्वर। तो पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? भुवनेश्वर में है, ध्यान रखना है। अच्छा प्रश्न था। नेक्स्ट, भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? मिजोरम है, बिहार है, राजस्थान है, अरुणाचल प्रदेश है। तो क्वेश्चन नंबर 11 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होने वाला है? तो भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, ये पूछा है। तो मिजोरम, बिहार, राजस्थान या अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? एनसीईआरटी, अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न। 1959, 1960, 1961, 1962। एनसीईआरटी। तो क्वेश्चन नंबर 12 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और ऐसे ही पढ़ते रहें। तो क्वेश्चन नंबर 62 का सही आंसर क्या होने वाला है? जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं बताएं एक बार कमेंट में। तो एनसीईआरटी की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1961 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा 1961, ठीक है क्वेश्चन, ध्यान रखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, अधिकेंद्र यानी कि ईपी सेंटर शब्द किससे संबंधित है? भूकंप से, तो तूफान से, चक्रवात से या सुनामी से। तो क्वेश्चन नंबर 13 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर बताएंगे अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर जो होने वाला है वो हो जाएगा भूकंप से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए भूकंप। नेक्स्ट है, सबसे बाद में कौन सी यात्री गए थे? फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच या अंग्रेजी। तो एक बार कमेंट में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर नहीं पता है तो देखते रहें। तो सबसे बाद में कौन से यात्री गए थे? फ्रांसीसी, पुर्तगाली या डच या अंग्रेजी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर होगा, तो आप सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए कि पुर्तगाली थे, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, आइनू जनजाति कहाँ की जनजाति है? ईरान की है, जापान की है, अफगानिस्तान की, इंडोनेशिया। तो आइनू जनजाति कहाँ की जनजाति है, ये पूछा है। अच्छा प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और स्टूडेंट अब आपके लिए मैं आपको थ्योरिकल वीडियो लेकर आऊँगा बहुत जल्दी। आप लोग मेरे साथ ऐसी तैयारी करते रहें और अच्छे से पढ़ते रहें, ठीक है। एक भी प्रश्न आपसे मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं अगर हम एक भी प्रश्न मिस करते हैं तो बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। तो आपसे एक भी प्रश्न मिस नहीं होना चाहिए, सभी प्रश्न आपको देखने हैं, अच्छे से तैयारी करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होने वाला है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर होगा बी ऑप्शन होगा जापान। तो आइनू जनजाति कहाँ की जनजाति
जाति है जापान की है, ध्यान रखना है। अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट है, जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया था? गैलीलियो, न्यूटन, आर्किमिडीज या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 16 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर होगा, तो जड़त्व का नियम इसमें से किसने दिया था? तो आप सभी लोग जानते हैं कि जड़त्व का नियम दिया था गैलीलियो ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा कि जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया। ऑप्शन मेरी जो वीडियो रहती है, शॉर्ट वीडियो रहती है, मैं अच्छे प्रश्न लेकर आता हूँ आपके लिए, आप जरूर उन्हें पूरा लगाया करें। अगर एक बार हम पूरे प्रश्नों को लगाएंगे तो ज़िंदगी में वो हमसे कभी भी खराब नहीं होंगे, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। कभी भी अगर आप कभी भी प्रश्न करते हैं तो आप पूरे प्रश्न लगाया करें। ऐसा कोई प्रश्न मेरा नहीं होता जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो, सभी प्रश्न मोस्ट होते हैं, वेरी वेरी महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। तो आप लोग जब भी मेरी वीडियो को देखा करें तो पूरी वीडियो देखा करें, बिल्कुल भी बिना स्किप किए, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ सारे महत्वपूर्ण होते हैं, आप लोग जरूर उन्हें पूरे प्रश्नों को देखे करें और अपने उन दोस्तों को भी भेजा करें जो अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं ऑप्शन, ठीक है। ये बात आपसे ध्यान कहनी है और आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 पर हम आ गए हैं ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे सामने है, क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्न में किसे कीट कहते हैं? चींटी को, चिलचट्टा को, खटमल को, सभी को। तो आप सभी लोग जानते हैं किसे कीट कहते हैं, चींटी को कहते हैं, चिलचट्टे को कहते हैं, खटमल को या सभी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी को कीट कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी को कहते हैं। नेक्स्ट है, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग कितने समय पूरा करता है? तो क्वेश्चन नंबर 18 पर हम आ गए हैं। 12 घंटे, 365 दिन, 28 दिन या 24 घंटे। तो चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग कितने समय में पूरी करता है? तो ये सही आंसर है। बहुत ही अच्छा गजब का क्वेश्चन पूछा गया है। तो चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग कितने समय पूरा करता है? तो आपने अपना आंसर चूज कर लिया होगा, 28 दिन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, होमो सैपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? बाघ का, मेंढक का, मनुष्य का, गुलाब का। तो होमो सैपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? बाघ का है, मेंढक का है, मनुष्य का है, गुलाब का है। क्वेश्चन नंबर 19 पर हम आ गए हैं। सभी लोग जानते हैं इसका सही आंसर, अगर जो अभी भी नहीं जानते हैं तो सुनते रहें। तो होमो सैपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो वे ये मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। तो ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यूनाइटेड किंगडम में सम्मिलित है इंग्लैंड एवं, बताएंगे एक बार क्या हो जाएगा सही आंसर? उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड एवं वेल्स। उत्तरी आयरलैंड, पलाया एवं आइसलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एवं फायरोलैंड या स्कॉटलैंड एवं वेल्स। तो यूनाइटेड किंगडम में सम्मिलित है इंग्लैंड एवं, तो इसका क्वेश्चन नंबर जो 20 है उसका सही आंसर हो जाएगा उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड एवं वेल्स। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, ध्यान रखना ऑप्शन, अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में कौन सी मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित नहीं है? रंगभूमि, प्रेम पच्चीसी, कायाकल्प या उर्वशी। तो आप सभी लोग जानते हैं कि प्रेमचंद ने तीनों लिखी है, रंगभूमि, प्रेम पच्चीसी भी, कायाकल्प, उर्वशी नहीं लिखी हुई है। तो बताइए एक बार कमेंट में कि उर्वशी किसकी है। अगर आप लोग जानते हैं जरूर कमेंट करेंगे उर्वशी, ठीक है। तो ये उर्वशी नहीं है प्रेमचंद की, बाकी तीनों हैं, रंगभूमि, प्रेम पच्चीसी भी, कायाकल्प भी, ये तीनों हैं, उर्वशी नहीं है। तो आप अगर जानते हैं उर्वशी के बारे में तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताना क्वेश्चन नंबर 21 लिखकर कि सर क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर ये हो जाएगा। तो उर्वशी के बारे में आपसे पूछा है, जरूर बताएंगे कमेंट में। विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है? 1 से 7 अगस्त या 3 से 10 जून या 4 से 11 मार्च मई या 12 से 19 अगस्त। तो विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 22 पर हम आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर क्या होने वाला है? 1 से 7 अगस्त। नेक्स्ट है, भारतीय संसद में लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारतीय संसद में लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति किस द्वारा की जाती है? अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 23 पर हम आ गए हैं। राष्ट्रपति द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, लोकसभा सदस्य द्वारा, राज्यसभा में लोकसभा के संयुक्त बहुमत से। तो भारतीय संसद में लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर होगा लोकसभा सदस्य द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, सॉरी सी सही आंसर था। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पटाला, तक्षशिला, एथेंस या बेबीलोन। तो क्वेश्चन नंबर 24 पर आ गए हैं। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो सिकंदर की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी बेबीलोन में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। कहाँ हुई थी? बेबीलोन। गेटवे ऑफ इंडिया का वास्तुकार कौन था? जॉर्ज विटेट, एडविन लुटियंस, चारनॉक या ए बी दोनों। तो एक बार बताएंगे गेटवे ऑफ इंडिया का वास्तुकार कौन था?
तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन वो होगा जॉर्ज विटेट। तो गेटवे ऑफ इंडिया का वास्तुकार कौन था? जॉर्ज विटेट था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 25वें प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन। कैसे लगे आपको ये मेरे महत्वपूर्ण प्रश्न? एक बार जरूर कमेंट में बताएं कि जो जितने भी मैंने आपको प्रश्न बताए हैं आपको कैसे लगे। ठीक है, ऐसे ही आगे वीडियो देखने के लिए मेरे साथ बने रहें। आज की क्लास का यहीं पर समापन करते हैं स्टूडेंट। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दें और आगे भी शेयर कर दें। अपने उन दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएं जो अभी भी मेरे साथ नहीं जुड़े हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट आज की इस वीडियो को देखने के लिए। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।